So in the process of electron transport chain and oxidative phosphorylation, there are some inhibitors which are already asked in the examinations like GATE or CSIR NET, or they may even asked in the NEET examination. Okay, some of them are very common. They may also asked in the NEET examinations. So one is rotionin. रोटियोनिन एक केमिकल है, ठीक है, जिसको फिश पॉइजन भी बोलते हैं, फिश पॉइजन। तो ये पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करता है, और उसमें भी कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इन कॉम्प्लेक्स 1, यानी एफएमएन और आयरन सल्फर सेंटर, जहां कॉम्प्लेक्स 1 में आयरन सल्फर सेंटर और एफएमएन है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है रोटियोनिन। कॉमन नेम इसका फिश पॉइजन भी है। एक और फिश पॉइजन होता है, ठीक है, वो है आपका एमोबार्बिटल। एमोबार्बिटल को भी फिश पॉइजन बोलते हैं। ओके, तो ये भी इनहिबिट करता है सेम कॉम्प्लेक्स 1 को। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑल्दो हम एज अ स्टेप्स पढ़ते हैं, बट दे बोथ आर लिंक्ड और दे बोथ आर कपल्ड। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोटॉन्स पंप होते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, क्विकली वो एटीपी मोटर के थ्रू होकर गुजरेंगे और एटीपी का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार NADH2 और FADH2 कंप्लीट ऑक्सीडाइज होंगे देन वेट किया जाएगा कि एक साथ सारे के सारे प्रोटॉन एटीपी मोटर में एंटर करें। सो दे बोथ आर कपल्ड, ठीक है, दोनों एक दूसरे से लिंक है। As soon as the protons pumped inside the intermembrane space, then quickly they go through the ATP motor and form the ATP. कुछ और इनहिबिटर्स की अगर बात करें हम, तो पर्टिकुलरली जो प्लास्टोक्यूनिन होता है आपका, ठीक है, उसका एक इनहिबिटर है पियरेसिडिन। पियरेसिडिन ए एक इनहिबिटर है जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, ठीक है, प्लास्टोक्यूनिन के पास जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। तो प्लास्टोक्यूनिन पर्टिकुलरली जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है क्लोरोप्लास्ट की, वहां पे प्रेजेंट होता है, तो उसका इनहिबिटर है पिरिसिडिन 1। एक और है एंटीमाइसिन ए। एंटीमाइसिन ए जो होता है ये इनहिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 3 को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इनहिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर, यानी साइटोक्रोम टू साइटोक्रोम जब ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 में, वहां पर क्या शो करता है, इनहिबिशन शो करता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इनहिबिटर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वो है साइनाइड, एजाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पर्टिकुलरली इनहिबिट करते हैं कॉम्प्लेक्स 4 को, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 4 में भी जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है फाइनली जो ऑक्सीजन के पास जाने होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास, उसको इनहिबिट करता है साइनाइड या अजाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। कॉम्प्लेक्स 4 डोनेट नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को, ठीक है, तो साइनाइड जो होता है कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करता है। प्लांट्स के अंदर पर्टिकुलरली प्लांट्स में जो है अगर साइनाइड डाल दिया जाए तो ये बाईपास कर देता है कॉम्प्लेक्स 3 और 4 को, यानी कि कॉम्प्लेक्स 1 के बाद या 2 के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स किसको मिलते हैं, यूबिक्यूनिन को, ठीक है, तो ये क्या करता है डायरेक्टली, यूबिक्यूनिन डायरेक्टली जो होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज देता है। प्रोटॉन्स को तो भेजता ही भेजता है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स को भी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज देता है। कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाते। अब कॉम्प्लेक्स 3 या 4 के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे तो फर्दर प्रोटॉन जितने भी है मूव नहीं करेंगे, उसकी वजह से एनर्जी जो होती है वो बहुत कम बनती है, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट बाईपास कर दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एटीपी मोटर तक प्रोटॉन्स नहीं पहुंच पाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो वो एटीपी तक नहीं पहुंचेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, बाईपास हो जाता है कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4। तो प्लांट्स के अंदर साइनाइड ये काम भी करता है। इसको साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे भी बोलते हैं।
ठीक है, साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे बोलते हैं जब हमारा जो है बाईपास कर दिए जाते हैं। इस तरह से अगर बाईपास मैकेनिज्म हो रहा है प्लांट के अंदर तो एनर्जी क्या होगी, कम बनेगी। कुछ और इनहिबिटर हैं, ठीक है, जैसे कि ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन पर्टिकुलरली इनहिबिट करता है एटीपी मोटर को। ओके, एटीपी जो मोटर होती है उसके रोटेशन पार्ट को, यानी उसके हेड पार्ट को, जो कि अल्फा 3 और बीटा 3 से बना है, मेनली विंग्स जो पार्ट होते हैं, उनको इनहिबिट करता है ओलिगोमाइसिन। तो ओलिगोमाइसिन पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे एक अमेंडमेंट बताना चाहूंगा, देखिए जो साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे में बता रहा हूं, इसमें साइनाइड कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करता है पर्टिकुलरली। साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे में क्या होता है कि साइनाइड डालने से जो है डायरेक्ट नहीं जाते। साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे का मतलब यह है कि साइनाइड से बचने के लिए प्लांट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स 3 और 4 में एंटर ही नहीं करते, क्योंकि साइनाइड पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट कर सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो है डायरेक्ट यूवी यूनियन के बाद ही बाहर चले जाते हैं, ताकि एटलीस्ट उतनी एनर्जी तो बन सके जितनी कॉम्प्लेक्स 1 और 2 के बाद जो है प्रोटॉन जनरेट होने से बनी है। ठीक है, सो प्लीज अपडेट दिस। साइनाइड जो होता है वो बाईपास नहीं करवाता, साइनाइड तो कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करता है। साइनाइड से बचने के लिए एक पाथवे होता है प्लांट के अंदर पर्टिकुलरली, जिसको साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे बोलते हैं, और इस पाथवे का मतलब ये है कि यूबिक यूनियन के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डायरेक्ट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाएंगे, जहां से जितने भी प्रोटॉन बने थे वो एटीपी मोटर में जाकर क्या बनाएंगे, एटीपी। तो साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे में एटीपी तो कम बनेंगे, क्योंकि बाद के जो प्रोटॉन है वो एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा ऐड हो नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, जो कॉम्प्लेक्स 3 या 4 के बाद आने थे। ठीक है, ना ही इस तरह के पाथवे में वाटर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर O2 जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को। बट साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे में एटीपी जरूर बन जाएंगे, क्योंकि जितने भी प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 1 या यूविक यूनियन के बाद गए हैं 8 प्रोटॉन्स, एटलीस्ट वो तो क्या होंगे, एटीपी मोटर के थ्रू क्रॉस करके एटीपी बनाएंगे। तो साइनाइड से बचने के लिए जो पाथवे है वो क्या है, साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे, और प्लांट्स में देखने को मिलता है। ओके, सो नाउ आई विल डिस्कस सम अनकपलिंग एजेंट। देखिए ये तो कुछ डायरेक्ट इनहिबिटर्स थे, कुछ और इनहिबिटर होते हैं जिनको अनकपलिंग एजेंट बोलते हैं। ओके, सी दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CSIR नेट में रोटियोनिन, पियरेसिडिन, ओलिगोमाइसिन एंड साइनाइड, दीज 4 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। गेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में भी ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स पूछे गए हैं इनहिबिटर्स पर्टिकुलरली। कभी एक सिंगल इनहिबिटर पूछा गया है, कभी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में 3 से 4 इनहिबिटर के नाम दे दिए जाते हैं और उनको मैच किया जाता है कि किस पर्टिकुलर एक्शन को ये इनहिबिट करेंगे। प्रीवियस ईयर, इट मींस 2020 गेट में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है इनहिबिटर्स में। अनकपलिंग एजेंट क्या होते हैं, देखिए अनकपलिंग एजेंट होते हैं जो ईटीसी को और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को, जो कि कपल्ड हैं, इनको अनकपल करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन ब्रेक कर देंगे। रिलेशन ब्रेक करने का मतलब, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोडक्ट क्या, प्रोटॉन्स, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो प्रोटॉन आते हैं उस पर डिपेंड है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कि जब प्रोटॉन्स आएंगे तब एटीपी मोटर रोटेट होगी और तब फाइनली एटीपी बनेंगे। तो एक दूसरे पर ये डिपेंड है, एक दूसरे से कपल्ड है, कि प्रोटॉन आए तब एटीपी मोटर क्या करे, रोटेट करे। तो इस चीज को अनकपल करने वाले एजेंट्स, इन दोनों को अलग अलग करने वाले एजेंट्स अनकपलिंग एजेंट्स कहलाते हैं या अनकपलिंग केमिकल्स कहलाते हैं। ऐसे केमिकल क्या करेंगे कि मेम्ब्रेन के अंदर एटीपी मोटर है, दिस इज एटीपी मोटर, यहां पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स हैं, तो वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को ही क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, ब्लैबिंग हो जाएगी मेम्ब्रेन की, मेम्ब्रेन में बीच बीच में होल्स क्रिएट हो जाएंगे, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। अब ये प्रोटॉन क्या करेंगे, ये प्रोटॉन पहले इन पोर्स के थ्रू बाहर जाने लग जाएंगे डायरेक्ट वापस मैट्रिक्स में। एटीपी मोटर का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या था कि ये प्रोटॉन्स को पंप करा रही थी बाहर, ठीक है, जिसकी वजह से मूव हो रहा था, मूवमेंट रोटेशन हो रहा था और एटीपी बन रहे थे। बट क्योंकि पोर क्रिएट हो गए अनकपलिंग एजेंट्स की वजह से, उन्होंने मेम्ब्रेन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, जिसकी वजह से प्रोटॉन डायरेक्ट जाने लगे हैं, एटीपी मोटर का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है। तो ये अनकपलिंग कहलाता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अनकपल हो गया। सो वी विल डिस्कस सम अनकपलिंग एजेंट्स। Other than the inhibitors, some uncoupling agents are also the inhibitors of the particular ETC and oxidative phosphorylation. तो कुछ अनकपलिंग एजेंट्स के अगर नाम की बात करें
तो एक इंपॉर्टेंट अनकपलिंग एजेंट है आपका 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। दिस इज अ अनकपलिंग एजेंट। ओके, उसके अलावा कुछ और नाम बात करूं तो मैं डाइक्यूमेरॉल, डाइक्यूमेरॉल इज ऑल्सो ए uncoupling agent which uncouple the electron transport chain and oxidative phosphorylation. How they uncouple? They make the membrane leaky or loose, make membrane leaky so that protons may directly move from membrane, move via membrane. So there is no need of ATP motor now, that's why they are uncoupled. तो membrane को leaky बनाते हैं 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, डाइक्यूमेरॉल। उसके अलावा वेलिनोमाइसिन, वेलिनोमाइसिन पूछा गया है, ठीक है, वेलिनोमाइसिन इज ऑल्सो ए अनकपलिंग एजेंट। उसके अलावा कार्बोनिल साइनाइड, कार्बोनिल साइनाइड पी, दिस इज ऑल्सो ए अनकपलिंग एजेंट। उसके अलावा फिनाइल हाइड्रोजन, द फिनाइल हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनकपलिंग एजेंट है जिसका नाम है थर्मोजेनिन, थर्मोजेनिन। थर्मोजेनिन जो अनकपलिंग एजेंट है ये एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस हीट ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड प्रेगनेंसी। देखिए हाइबरनेशन के दौरान क्या होता है, डायरेक्ट एनर्जी का यानी एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट। जब भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, तो मैंने बताया था 686 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट होती है, जिसमें से कुछ एनर्जी 36 एटीपी यानी कि लगभग 270 किलो कैलोरी एनर्जी तो एटीपी बनाने में चली जाती है, बाकी हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी बन रही है 686 में से, वो किस वजह से बन रही है, वो बन रही है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से। ओके, तो सीधी सी बात है, अगर हम चाहें कि एक्टिव एनर्जी ना बने, हाइबरनेशन के दौरान कोई एक्टिव वर्क नहीं करना होता किसी भी ऑर्गेनिज्म को, लेकिन उनको सर्वाइव करने के लिए हीट एनर्जी जरूर चाहिए। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्या चाहते हैं, उनके अंदर एटीपी ना बने, तो एटीपी ना बने तो अपने एडिपोज टिश्यू में एक कंपाउंड जनरेट करते हैं थर्मोजेनिन, जो कि अनकपलिंग एजेंट है। वो क्या करता है, अनकपल कर देता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स जो है वो डायरेक्ट जाने लगते हैं मैट्रिक्स में, एटीपी मोटर का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाता है। अब एटीपी मोटर का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया तो एटीपी तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये प्रोटॉन्स जाने की वजह से एनर्जी जरूर बनती है, तो वो जो सारी एनर्जी बनती है वो हीट की फॉर्म में बनती है, ठीक है, सारी की सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में बनती है। तो इस वजह से क्या है, आपका एक्टिव एनर्जी स्टेट यानी एटीपी नहीं बनते। इसी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है हीट जनरेट की जाती है थर्मोजेनिन पिगमेंट के द्वारा, जो कि एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनकपलिंग एजेंट। सो दीज आर सम 5 to 6 अनकपलिंग एजेंट which are used to uncouple the electron transport chain and the oxidative phosphorylation. They may be used at some particular places or the conditions like in hibernation or during the pregnancy like thermogenin, okay, or they may be toxic like carbonyl cyanide, or they may be valinomycin, which adversely regulate the process of ATP formation, okay. So these are some uncoupling agents.